एक तो आज कृषि पर संकट है, सरकार किसी की सुन नहीं रही, किसान आत्महत्या कर रहा है। और किसान जब संकट में होता है तो उसका एक सहारा होता है, जब उसको अगर सहारा देना है तो उसका इलाज हो जाए फ्री में सरकारी हॉस्पिटल में, उसको पानी पीने का ठीक मिल जाए, उसको मोटरसाइकिल में तेल ना फूकना पड़े, यहाँ की जो परिवहन व्यवस्था बस हर घंटे उस गांव में सरकारी आई, उसको सही मूल्य मिले फसल का, उसको बिजली सस्ते रेटों के ऊपर मिले। और दूसरा सहारा जो होता है कि अगर किसान परिवार में एक आदमी नौकरी को लग जाता है, एक लड़का, तो वो परिवार 2 पीढ़ियों तक तरक्की कर जाता है। तो हमारे को पता है कि हमारे माँ बाप के पास कितनी जमीन थी, हमारा क्या हाल था। जब हमने सरकारी नौकरी में जब आए तो कच्चे थे, हमने लड़ाई लड़ी, पक्के हुए, तनख्वाह ठीक हुई, तो आज हम ठीक गुजारा कर रहे हैं, साधन हमारे पास है। तो ये सारा है, ये जो सरकारी महकमे ये क्यों बने थे? अंग्रेजों क्यों निकालना चाहते थे हम, कि अंग्रेज यहाँ की जो पैसा लूट का हमारा था, हमारी कमाई थी, वो जहां कोई स्कूल नहीं खोलते थे, यहाँ कोई बिजली नहीं बनाते थे, यहाँ कोई सड़क नहीं बनाते थे, वो सारा पैसा बाहर ले जाते थे। जहां के लोग अकाल आता था, भूख से मर जाते थे, पानी पीने का साफ नहीं मिलता था, उस बीमारी से मर जाते थे, कोई हॉस्पिटल नहीं था, जाने आने के साधन नहीं थे, एक बीमारी आती थी, एक आदमी का संस्कार करने चले, दूसरे उस काम में फिर डेथ हो जाती थी उसकी, जो कत्ते वाली बीमारी जिनको बोल जाते। और ये हालात थे, इससे दुखी थे लोग। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई हिंदुस्तान में 1837 में, उसने इस देश पर कब्जा कर लिया और हमारे को उन अंग्रेजों को भगाने के लिए 90 साल लगे। 90 साल 1857 में पहले देश की आजादी की लड़ाई हुई जो फेल हुई, और 1947 तक 90 साल हमारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी। और कुर्बानियां, और इस इतिहास को अगर देखोगे तो कितने प्रतिशत लोग थे लड़ने वालों में? मात्र पूरी लड़ाई अगर पीक तक जब थी तब भी 23% से लोग ज्यादा उस लड़ाई के समर्थक नहीं थे, लड़ तो बहुत कम रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि अंग्रेज का जाने वाले हैं, 70% ज्यादा हिस्सा सोच ही थे कि अंग्रेज का जाने वाले हैं। लेकिन ये लड़ाई छोटी नहीं होती, थोड़े लोग भी, समझदार आदमियों की भीड़ नहीं होती, और भीड़ में समझदार लोग नहीं होते। ये अगुवाई करनी पड़ती है, हमने अपने जीवन से सीखा है। जेलें हमने काटी कर्मचारी आंदोलन में, टर्मिनेट हुए, सस्पेंड हुए, लेकिन इसके बावजूद 40 साल की सर्विस करके आज सारी मतलब फैसिलिटी लेके हम जा रहे हैं। अब क्या स्थिति है हरियाणा के अंदर? 1986 में हरियाणा की आबादी 1 करोड़ थी, कर्मचारी कितने थे? 5 लाख, सब पक्के, सबकी पेंशन जो हमने लड़के ली। आज आबादी कितनी है? 3 करोड़। अगर सभी कर्मचारी लोगों को सुविधाएं देनी है, पीने का पानी साफ देना है, बिजली का प्रबंध करना है, तो कर्मचारी कितने चाहिए? 15 लाख। 15 लाख कर्मचारी चाहिए। कर्मचारी कितने? आपको हैरानी होगी देख के, 2,70,000 पक्के कर्मचारी बचे हैं हरियाणा में। पिछले 10 साल में 2.5 लाख कर्मचारी रिटायर हो गए, भर्ती हुए 20,000 की, और उसका सरकार ने प्रचार कर रही है। और 1,80,000 कर्मचारी है जो कच्चे हैं, जिनको मात्र का वेतन मिलता है, जिनका गुजारा होता है 12,000, 13,000, 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करते हैं वो लोग। तो आज रोजगार की स्थिति बना रखी है। अगर आज रोडवेज में जो उस टाइम 4,000 बसें थी, आज 14,000 बसें चाहिए। 10,000 बसें अगर आएंगी तो एक बस के ऊपर 6 आदमियों को रोजगार मिलता है, 6 आदमी को। वो बच्चे किसके लगेंगे? हमारे बच्चों ने ट्रेनिंग कर रखी है रोडवेज में, मैं डेली देखता हूँ, सैकड़ों बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार है तो 12-13,000 वाला है। ये हमारे को सोचना पड़ेगा। बिजली में 86 में 51,000 कर्मचारी थे, आज बिजली का 4-5 गुना बढ़ गया। बिजली घरों की संख्या बढ़ गई, जनसंख्या के हिसाब से कनेक्शन बढ़ गई। आपको पता होगा आपके काम में 3-3 लाइनमैन होया करते थे किसी टाइम में, जब बिजली आई 3-3 4। आज 5-7 कामों में 1 लाइनमैन मिलेगा आपको। रोजगार नहीं बचा, 17-18,000 कर्मचारी बचे हुए। तो ये विचार कौन करेगा कि क्या आए थे ये?
जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा था 2014 में, तो मोदी ने एक वादा कराया था कि एक तो काला धन ले आऊंगा मैं विदेशों से, और वो 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। लोगों ने बड़ा सोचा भी यार ये तो निहाल हो जाएंगे, 15-15 लाख के खाते में आ जाएंगे तो हम तो फिर हमारी गरीबी तो रहेगी नहीं। दूसरा वादा करा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 2 करोड़ लोगों को। आज स्थिति क्या है, सेंटर के महकमे 14 में आबादी के हिसाब से जो सेंक्शन पोस्ट है 30 लाख पद खाली पड़े सेंटर में, सेंटर के महकमे 30 लाख पद खाली पड़े, भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं कर रहे। हरियाणा में उस आबादी के हिसाब से आज 4 लाख पद खाली पड़े, यार अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर दिए तो 10 लाख कर्मचारी चाहिए। आज लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, सारी कमाई किसान ने, मजदूर ने, कर्मचारी ने, किसी ने भी, जैसे राजकुमार ने जिक्र किया कि 10 लाख लग जाते हैं 10वीं तक जाते जाते, इसलिए पढ़ाते हैं बच्चे को कि रोजगार मिल जाएगा। रोजगार नहीं दे रहे, और रोजगार नहीं दे रहे तो लोगों में 15 लाख भी नहीं आए, इनके खाते तो भर गए। ये चुनावी जो बॉन्ड है वो खुला है खुलासा, तो 12,000 करोड़ बीजेपी के खाते में आ गए। जो वैक्सीन लगी ना आपके, वैक्सीन, उस कंपनी ने भी 55 करोड़ रुपए दे रखे हैं, और उस वैक्सीन का आज असर क्या हो रहा है हम देखते हैं कि कोई 22 साल का, कोई 24 साल का हार्ट फेल हो रहा है लोगों को, जिनकी वैक्सीन का टीका लगा हुआ है। बड़े तौर पर अगर आप इसमें आप संशोधन करें, हमने देखा है, क्योंकि हम कर्मचारियों में विचरते हैं, गांवों में देखते हैं, हम किसी कर्मचारी से फोन करें मैंने, भैया ये प्रोग्राम है जी आज, अध्यापक संघ का स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का कैशियर है विनोद कसनी है जी, कल मेरे ना ताऊ का लड़का गुजर गया जी अचानक, 24 साल का रहा, वैक्सीन टीका लगा हुआ था। ऐसी ऐसी खबरें जब आती है पूछते हम। परसोटा के अंदर मेरे गांव का भांजा था, पंजाब में एसडीओ लग रहा था, 28 साल की उम्र में उसको अटैक आके मौत हो जाती है, उसकी वैक्सीन का टीका लगा हुआ था। ऐसे हजारों केस दिल्ली आ रहे क्योंकि उसकी टेस्टिंग नहीं थी, और मोदी ने एक तो उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सबके लिए जरूरी कर दी कि वैक्सीन लगानी पड़ेगी। दूसरा, लोगों में झूठी प्रचार के लिए कि देख हिंदुस्तान में हमारी सरकार है, हम सबके वैक्सीन लगा रहे हैं, सबसे पहले लगा रहे हैं, उसमें लोगों की जो जिंदगी खतरे में डाली है, ये बात को सोचना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये टाइम है, मौका है हमारे पास, ये सवाल करने होंगे लोगों से, ये क्या चाहते हैं हम। मंदिर बना के देख लिया, नहीं चले इनका मुद्दा। मंदिर से क्या, मंदिर में जाने से क्या भूख मिट जाती है? मस्जिद में जाने, ये तो आदमी का निजी धर्म है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। और आज गुरुद्वारों का भी क्या हो गया, गुरु नानक देव के पालन नहीं कर रहे उसका। गुरु नानक देव ने 3 बातें करी, किरत करो, बंड छको और नाम जपो। अब किरत वाला भी गया, अब काम करता भी आदमी। ये मैं इस इलाके में जो मैं बैठता हूँ, मैं बाजे का गांव में ड्यूटी मैंने 2-3 साल करी है, जहां की जो कंबोज बरादरी के लोग हैं वो बहुत संघर्षशील है, काम करते हैं। जहां जो लोग गुजर के आए पाकिस्तान से, उनमें एक पीढ़ी तक काम करने का बड़ा जज्बा था, क्योंकि सब कुछ बर्बाद किया था उस टाइम। इसलिए बाकी अब जो आज के हालात, आज बच्चों के हालात क्या है, आज हमारे को काम से हमारे को एलर्जी है। आज आपको गुरु नानक देव का वो फोटो जिसमें हल जोतते हुए दिखाया गया कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी फोटो मिलेगी जैसे गुरु नानक देव तो बहुत बड़ा हरी आदमी था, ऐसी चमकती फोटो मिलेंगी आपको, हल जोतने वाले गुरु नानक की नहीं मिलेगी। रविदास की फोटो वो जोड़ा बनाते हुए नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आज हम किरत से कट गए। गुरु ग्रंथ साहब सब पढ़ते थे, रविदास भी है, कबीर भी है, नानक भी है, सारे भक्तों की वाणी है। उन लोगों ने समाज को बदलने के लिए अपना काम भी किया, किरत भी की, और विचार भी दिए, लोगों के संघर्ष भी किए उन लोगों ने। आज हमने पूजनीय बना दिया, ना किरत करने की जरूरत है, बंड छकने की जरूरत भी नहीं है, किसी के एक दूसरे के बस नाम जपो, मतलब कह रहे। और दूसरी बात आप देखो जो समाज में क्या हो रहा है, यहां हम काम करके राजी नहीं, जिसके पास 10 किले है, 12 किले है, वो फैक्ट्री चला के राजी नहीं उसका लड़का, और 25 लाख रुपए लगा के ऑस्ट्रेलिया में भेजते हैं बच्चे को, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भेजते हैं, अमेरिका में भेजते हैं, 25 लाख लगा के, फिर उसे पूछते हैं काम मिल गया, काम मिल गया, बोले वहां जाकर तैयारी करनी मंजूर है, 25 लाख देगी। ये बात का हमारे को ये बातें बैठ के करनी पड़ेगी।
इन बातों की चर्चा गांवों में नहीं करेंगे आप, ऐसे सेमिनारों के माध्यम से बदलना पड़ेगा समाज को। समाज में क्या हो रहा है, नशा क्यों आ रहा है? नौजवान खाली नहीं रह सकता, या तो पढ़ लिख के काम मिल जाएगा, दूसरा काम करके राजी नहीं, को पढ़ गया वो खाली रह सकता, नशा करेगा। नशा चलाता कौन है? जो खेप आती है, जिसका बंदरगाह ले रखा है गुजरात वाला अडानी ने, वो सारा ड्रग माफिया, दूसरा माफिया और देश आगे राजनीतिक लोग, ये राजनीतिक पार्टी जो आज सत्ता में है, ये लोग मिल गए, वहां से आ रहा है सारा। जो शेल कंपनियों का पैसा आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? वो नशे का व्यापार करने वाले लोग बाहर भेजते हैं, बाहर से वो शेल कंपनियों के माध्यम से इनके खातों में पैसे आ रहे हैं। वो ये बात समझनी होगी हमारे को। और ईडी का दिखावा देके उस पैसे को बीजेपी के खातों में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री लीग फंड, उसका तो जिक्र ही नहीं आया ना। बड़ा बड़ा घोटाला है, प्रधानमंत्री के नाम से उस बीमारी के लिए पैसे लिए गए, कंपनियों से भी लिए गए, लोगों ने भी लिए, हमारी तनख्वाहें भी काटी उसमें एक एक महीने की। हिसाब किताब कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम हिसाब नहीं, वो तो प्राइवेट फंड है। बोले अगर इन सारी चीजों की जांच हो जाए, और सरकार घबरा क्यों रही है? सीटें नहीं पूरी हो रही कहीं से भी, सारा जोर लगा के देख लिया। इसलिए मुख्यमंत्री को अंदर ठोको, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दो, पैसा ना हो उसके पास, और जो भी बोले उसके ऊपर लाठी चलाओ। डर पैदा करो, डर पैदा करके लोगों को घर से ना निकलने दो। और दूसरा है कि जो ईवीएम और फंडा भी आया है, मानते हैं हम इसमें होगी गड़बड़, लेकिन ये प्रचार क्यों किया जा रहा है? सबसे ज्यादा प्रचार इसलिए क्या कि लोग वोट देने घरों से ना निकले, कि करना तो ईवीएम है यार, क्या करना है, ईवीएम करेगी अपन, अपना वोट तो मैं नहीं रखता। ये लोगों में भावना पैदा करने के लिए हमारे को निकलना होगा। अपने लोकतंत्र की रखवाली करने के लिए हमारे को खुद जांच करनी पड़ेगी। वहां हमने ड्यूटियां खूब दी है। जिस इलाके के लोग जागरूक होते हैं, उनके सामने में सीने सी होती है, उनके सामने आती है राजनीतिक पार्टियों के लोग, और एक बिखरना नहीं पड़ेगा। अगर इसके खिलाफ हमारे वोट बिखर गए, पिछली बार इनको सारे 31-32% वोट आए, जो पिछला बहुमत है। 70% लोग बीजेपी के खिलाफ थे, राज बढ़ गया बहुमत के साथ। क्यों? वो 70% 4 जगह हो जाते हैं। हमारा लोकतंत्र का ढांचा ऐसा है। कुछ पार्टियां, कुछ कैंडिडेट ये खड़े करती हैं। कल मेरे बीजेपी की सबसे बात होती है, ये तब को कर लिया अभी तो, बोला हमने एमपी चाहिए, हमने क्या करना है, एमपी चाहिए, बोला तब रजिस्टर सकता है, इसलिए हमने इसको ले लिया। यहाँ आपका कोई दिन धर्म नहीं है। एक आदमी मतलब 5 साल में 10 पार्टियों बदलता है, और एंड मौके पर आगे बीजेपी टिकट मिल जाती है। उस आदमी का क्या विश्वास है, क्या काम करेगा आपके? यहाँ कह रहे तबर ने बुलाया, 3 दिन दिए, और मीडिया वाले आए थे आपके पास, वो भी अब क्या है, ये कहीं ताकत नहीं है। ये जो बच्चे फिर रहे हैं ना, हमारी फोटो खींचते, ये इनके तो तनख्वाह मिलती है उस कंपनी, उस मीडिया से, इसलिए अपने रोजगार के लिए अपने फोटो लेंगे, लेकिन लगेगी तो कहीं नहीं ना, फोटो नहीं लगेगी। आपकी खबर अब लोकल हो गई अखबार, सरसा वाली खबर अगर लगा भी देंगे, आप बड़े खुश हो जाएंगे, मेरी फोटो आई है। इस हारवाड़ को नहीं पता कि सरसा में क्या हो रहा है। मतलब उस जो राष्ट्रीय संस्करण उसमें फोटो नहीं आएगी आपकी, उसकी में आपकी खबर नहीं आएगी। इसलिए मीडिया भी हमारे को बढ़ना पड़ेगा, इन नीतियों का प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा हमारे को जो आज गायब है चीज, ये हम मोबाइलों में उलझ गए बच्चे। जो लिटरेचर पढ़ने का है, लाइब्रेरी की बात जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि हमारे को वहां जगह दे दो, पार्क में हम भगत सिंह का जन्मदिन मनाएंगे। भगत सिंह ने छोटे से जीवन में 400 किताबें पढ़ी, सभी मतलब पूरे दुनिया के जितने बड़े बड़े फिलोसफर थे उनकी किताबें पढ़ी, और उसको अमल करते हुए नारे दिए, लोगों को लामबंद किया, सांप्रदायिकता के ऊपर लेख लिखे, शोषण के ऊपर लेख लिखे, नारी के ऊपर लेख लिखे। देखो कितना बड़ा कहता है कि एक आदमी, अमीर आदमी अपने कुत्ते को तो रसोई भी ले जा सकता है, उससे तो रसोई भ्रष्ट नहीं होती। लेकिन छोटी जाति का अगर बच्चा कहीं उसके चौतरे पर चढ़ गया ना, तो उससे वो बोला भ्रष्ट हो जाती है। बोले समाज की हालत है, सब पर उसने बातें लिखी है, लेकिन आज हमारे को पता ही नहीं। जैसे मास्टर बी सिंह कह रहे थे, 50,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे पूरे, बताया आंकड़े देखे, नहीं पढ़ते अपन। और भगत सिंह को जो पेश किया जाता है
वो मतलब जो मीडिया करता है दूसरे साथी करते हैं, कहीं पगड़ी वाला दिखाते हैं, कहीं हैट वाला दिखाते हैं, यही हालात उधम सिंह की होगी। अब उधम सिंह को कोई पगड़ी वाला दिखाता है, कोई उसको मौजों का चीज बताता है। मतलब ये जो शहीदों का भी बार बार जाति गिरने हो गया। भगत सिंह की पगड़ी बांध दी तो इसका तो सिखों का हो गया वो, लेकिन वो तो उसके महान विचार थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे, वहां भी आपको फोटो मिल जाएगी भगत सिंह की। मैं इधर चौधरी गांव में जाता हूँ, तक मैं स्टेट का भी पदाधिकारी रहा, जिनमें बहुत लोगों के घर ठहरते थे, जो सरदारों को जानते भी, उनके घर भी भगत सिंह की फोटो लेके मिलती थी। तो ये जो शहीद थे, चाहे जितने ये सामाजिक जो बदलाव लाने वाले लोग थे, जिनके जिक्र कुरान का, कबीर का, अम्बेडकर का, ये लोग किसी के एक कौम के नहीं होते, ये लोग समाज के होते हैं, समाज सुधार के लिए होते हैं। तो साथियों, इस बात को हमारे को देखना पड़ेगा, हमारे को पढ़ना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। और मैं आपको इस मोर्चे को बिल्कुल आश्वासन देता हूं, इस कर्मचारियों की तरफ से आपका पूरा सहयोग। जब बॉर्डरों पर मोर्चा लग रहा था, जब पिछले 4-5 साल पहले मुआवजे के लिए